हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा, उसको किसी तरह से सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसके साथ कुछ ये इस किस्म से सोशल मीडिया से आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि इश्यूज पर बात की जाए और जो बात आपसे छुपाई जा रही है वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इलेक्शन मोड में है। 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हैं। उससे पहले अभी कर्नाटक के इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद 8 और स्टेट्स में इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं। इस वक्त बहुत ही खास तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ऐसा लगता है कि डर, खौफ और इलेक्शन में हारने का जो चैलेंज है वो उससे बीजेपी में बहुत ज्यादा खौफ है। लेकिन इसके साथ साथ उनका नफरत फैलाने का प्रोजेक्ट भी बाकायदा जारी है। मुसलमानों से नफरत की बात जो भी करता है उसको तरक्की मिलती है, और न सिर्फ तरक्की मिलती बल्कि प्रमोट किया जाता है। अब तो ये हो गया कि मलियाना के जो एक्यूज थे उनको छोड़ दिया गया, बिल्किस बानो के जो जो गुनाहगार थे उन्हें छोड़ा गया, और इस किस्म के ऐसे वाकयात खुल करके हो रहे हैं जिसमें बाकायदा मुसलमानों को ये महसूस हो कि उन पर कोई जुल्म करे उसके बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, या ये कहिए कि मुसलमानों के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर बीजेपी की इमेज बिल्डिंग का काम चल रहा है। हमने अब तक आपको खबर दी है कि 5 लोग हैं जो बार बार कभी मिलते हैं आरएसएस प्रमुख से, कभी खत लिखते हैं, कभी कुछ बयानात देते हैं। लेकिन अभी एक ताज़ा वाकया हुआ है पिछले हफ्ते। जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन गया है महमूद मदनी साहब के नेतृत्व में, और उसके बाद जो बातें कही गई हैं जमीयत उलमा के जिम्मेदारों के जरिए, उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो एजेंडा है वो बीजेपी की इमेज बिल्डिंग का है। लेकिन फिर भी इसमें क्या कुछ है। मेरे साथ खास मेहमान हैं जो खास तौर पर नेशनल इश्यूज को, माइनॉरिटीज के इश्यूज को बहुत नजदीक से देखते हैं। अब्दुल बारी मसूद साहब सीनियर पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक लंबे अरसे से महाराष्ट्र से आपका ताल्लुक है, और उर्दू, अंग्रेजी और कई जबानों में आपके मजामीन मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी छपते रहते हैं, और प्रिंट मीडिया के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी काम करते रहे हैं। अब्दुल बारी मसूद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये क्या है, क्या कुछ है जो जमीयत उलमा हिंद के डेलीगेशन के जरिए सरकार क्या कुछ कहलवाना चाहती है, क्या है मामला? जमीयत उलमा हिंद का जो डेलीगेशन है वो गालिबन महमूद मदनी की क़यादत में 2 फैक्शन है जमीयत उलमा के। हमारे नाज़रीन जानते होंगे, व्यूअर्स जानते होंगे कि 2 फैक्शन है जमीयत उलमा के। एक फैक्शन की क़यादत मौलाना अरशद मदनी साहब के पास है, दूसरे फैक्शन की क़यादत मौलाना महमूद मदनी साहब के साथ है। दोनों में ताल्लुक़ भी आप लोग, बहुत से लोग जानते हैं कि चचा भतीजे हैं। तो बहरकैफ इनका फरवरी में एक जलसा हुआ था, प्लेनरी सेशन हुआ था, उसको 7 साला इजलास का नाम भी दिया गया था। उसके बाद ये तय किया गया था कि हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की जाएंगी जो मसाइल मुल्क को और मुसलमानों को दरपेश है। तो गालिबन उस हवाले से गए थे, और जो हालात हो रहे थे आप देख रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर या कोई भी त्यौहार हो रहा है, त्यौहार को जो है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, पॉलिटिकल वायलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे मुल्क में एक वो पैटर्न बन गया है। तो इस हवाले से ये लोग गए थे। तो लेकिन अब जाहिर बात है, वैसे आप सब लोग जानते हैं कि जमीयत उलमा उम्मन जो है एक खास मकतब फ़िक्र की तर्जुमानी करने वाली जमात है, तंजीम है। यानी ऑल इंडिया मुसलमानों की कॉम्प्रिहेंसिव यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मेन स्ट्रीम मुसलमान उसमें जो है, आप उसको मेन स्ट्रीम जमात तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेन स्ट्रीम के मुसलमान तो है नहीं। पढ़े लिखा जो तबका होता है, मॉडर्न एजुकेटेड तबका जो है, वो जमीयत के साथ तो
होता नहीं, उनके जो जलसे होते हैं, उनके जो कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वही लोग नजर आएंगे, उसी मकतबे फिक्र के लोग नजर आएंगे, यानी देवबंदी मकतबे फिक्र के मसलक के लोग जो है वहां पर उनके जलसों में नजर आएंगे, और क़यादत भी उन्हीं के हाथ में रही है। वो कुछ आज़ादी से पहले जो है था मामला, जब वो जमीयत उलमा जब कायम हुई थी तो उसमें अहले हदीस भी थे, दूसरे सभी तमाम मकतब फिक्र के लोग थे, लेकिन ऐसा ऐसा होता ये गया कि वो जमीयत जो है एक खास जो है मकतब फिक्र से वो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा हिंद जो दिल्ली में है, वो देवबंद में जो सबसे बड़ी सेमिनारी जिसे कहते हैं दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी की सतह है, और वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। उसकी जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं लोगों के पास है, इसी फैमिली के पास है। यानी वो जो दारुल उलूम देवबंद जो मशहूर है, सहारनपुर जिले में है यूपी के, वो इसी खानदान के इनका असर ज्यादा है वहां पर, असर ज्यादा है, ये नहीं कह सकते। उसकी एक शूरा बनी हुई है, बाज़ाब्ता शूरा फैसला करती है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पहले से इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। जब से कारी मोहम्मद तैयब साहब को जो है वहां से हटाया गया, वो 1980 के दहाई में जो वाकयात रोनुमा हुए थे, तो तब से इनका गलबा, इनका जोर असर बढ़ गया है, मौलाना असद मदनी के ज़माने में, मौलाना अरशद मदनी के ज़माने में। तो लेकिन बहरकैफ ये है, एक सहूलत है कि वहाँ एक शूरा बनी हुई है, शूरा फैसले करती है, लेकिन शूरा पर ये क्योंकि ताकतवर ग्रोह है तो ये असरअंदाज होता है, ये कह सकते हैं हम, ये असरअंदाज होते हैं। तो अब ये जो गए थे वहां पर, जाहिर बात है मुसलमानों का मसला लेकर गए थे, मुल्क का भी मसला लेकर गए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्दई मुस्लिम कम्युनिटी है, और वकील ये बनकर गए थे, और मुकदमा पेश करना था। तो मुकदमा पेश करने के लिए जिसकी अदालत में आप मुकदमा पेश कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही मौसर वकील चाहिए, पुरदलाइल अंदाज से, बहुत ही आर्टिकुलेट अंदाज से जो है आप अपनी बात रखने का आपको जो है तो वो दाइया चाहिए, वो सलाहियत चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे वो जो डेलीगेशन गया था, वो तो डेलीगेशन में कोई ऐसे लोग तो कोई नजर नहीं आते हैं कि उन्होंने अपनी बात जो है मजबूती से कही होगी। वही एक रिवायती अंदाज में, अरे साहब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फला नहीं है। और आप किन साहब से कह रहे हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। दुनिया में का एक कुल्लिया है, एक उसूल है कि कोई भी आदमी जो है उसकी सोहबत से जाना जाता है, उसके खौल फेल से जाना जाता है, या हुकूमत हो वो भी अपने खौल फेल से जानी जाती है, या कोई तंजीम हो अपने खौल फेल से जानी जाती है। तो आप जिन लोगों के पास जाकर आप बोल रहे हैं, उनका खौल फेल आप देख रहे हैं, पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 2014 से आ रहे हैं वो। तो अक़लियतों के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से, कमज़ोर तबक़ात के ताल्लुक से, और दीगर लोगों को भी जो भी उनके सियासी मुखालिफिन हैं, उनको दबाने के लिए वो क्या क्या हर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा जो है एकदम एक जो बड़ी मिसाल, बिगेस्ट जो है मिसाल, वो है राहुल गांधी की है। कितनी देखिए कि वो मुकदमा जो है, जो अदालत फैसला सुना रही है, मामला होता है किसी और इलाके में, और जो हर्ट हो रहा है वो लोग तो नहीं मुकदमा कर रहे, कोई और थर्ड पर्सन कर रहा है, उसका जिसका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें जो है वो मुकदमा कहीं ठहरता ही नहीं है, और वो मैक्सिमम जो है उसमें जो सजा होती है हतक इज्जत में, तो डिफेमेशन सूट में, वो मैक्सिमम 2 साल की होती है। तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो 2 साल की पूरी देता है ना। किस अंदाज से पूरा के पूरा मामला ये है कि कानून को किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप वैसे लोगों से जाके मिल रहे हैं तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं। अच्छा एक चीज मुझे जहन में आ गई बीच में, हो सकता है हमारे दर्शकों के भी जहन में हो कि अदालतें, मलियाना वाला भी हमने देखा, और उससे पहले भी और बहुत से ऐसे फैसले देख चुके, सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या वाले फैसले से लेकर के और राहुल गांधी के फैसले तक। ये जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं फैसला करने वाले, ये क्या डायरेक्ट बाकायदा सरकार के इन्फ्लुएंस में, या इनके अंदर मुसलमानों के या एंटी बीजेपी लोगों के, चूंकि उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उनके खिलाफ इतनी नफरत बैठा दी गई कि वो उनके खिलाफ ही सारे फैसले देते हैं? क्या ये मतलब दोनों चीजों में से क्या चीज आपको लगती है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, चूंकि एक लंबे अरसे से आप देख लें? असल मसला क्या है यहाँ पर कि आप
लालच में आ सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी दिखा सकते हैं। देखिए आप, वो अमेरिका का वाकया है, ट्रम्प का वाकया, जब वो हुआ था तो वो सार्जन, पुलिस सार्जन ने कहा यू शट अप मिस्टर प्रेसिडेंट, ट्रम्प को कहा था, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कि भाई हम और अब भी न्यूयॉर्क की अदालत ने उन्हें बाकायदा वो मुजरिम करार दिया है बाकायदा। तो एक तो ये है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो कुछ भी सिस्टम है वो गुरोही मफादात, यानी कास्ट रिडन सोसाइटी है हमारी, कि भाई अरे ये मेरी कास्ट से ताल्लुक रखता है तो इसको मुझे बचाना है, या ये मेरे कास्ट को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये जो फीलिंग्स काम करती है ना। नहीं, मैं और समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या आरएसएस की जहनियत का असर उस पूरे सिस्टम में ये सरायत कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कुछ लोग नहीं भी हो गए, मुतासर नहीं भी हो गए, अब उसको मालूम है, उसको धमकी दी जाती है कि भाई तेरा प्रमोशन आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका प्रमोशन, इनका सीआर किसके हाथ में होता है? वजीर के हाथ में होता है, वजीर के हाथ में होता है। मैंने तो खुद तजर्बा किया है अदालतों में कि सरकार की मर्जी का फैसला हो तो उन्हें कहा जाता है कि आप हमारे इशारों पर काम करोगे तो आपको तरक्की दी जाएगी, और जो कोई उनकी मर्जी के खिलाफ का फैसला देता है उसको डिमोशन किया जाता है बाकायदा। तो ये इस किस्म की, अच्छा हमारी बात थोड़ी सी दूसरी तरफ चली गई। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी इस वक्त, खासतौर पे इन रिसेंट पास्ट कुछ महीनों में, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार आरएसएस के लोगों से या अब सरकार से जब जाकर के भी मिल रहे हैं, कहीं भी कोई भी बाहर आकर के मुलाकात के बाद ये नहीं बता रहा कि हमने मुसलमानों के ये इश्यूज रखे, उन्होंने ये वादा किया, या इसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि नहीं आपकी शिकायत गलत है, उस पर तो कभी कोई बात होती ही नहीं। बाहर आकर के बयान तो ये दिया जा रहा है कि साहब अमित शाह वॉज ए डिफरेंट पर्सन, मीटिंग में बिल्कुल मुख्तलिफ एक अमित शाह नजर आ रहे थे, जो पब्लिक में जो मीटिंगें तकरीरें करते हैं उससे बिल्कुल अलग थे। तो क्या है इससे, आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्यों सब कुछ किया जा रहा है इसमें? नहीं, ये जो बयान है ना, जो डेलीगेशन में एक साहब थे उनसे मंसूब बयान है, और ये मुसद्दिका भी हो गया है कि वो हिंदू अखबार ने, जो है हिंदू के रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा। तो ये या तो वो तो इनोसेंस पर मबनी है। वो नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो जो कहा ना कि डिफरेंट नजर आते हैं, तो वो तो मासूमियत पर मबनी बयान है। मासूम आदमी होता है ना, वो इस तरह से कहता है। ये कोई बयान नहीं है। सुनिए, मैं भी दिल्ली में, सुनिए नहीं, मैं भी दिल्ली में बहुत दिन से जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। नियाज फारूकी जिसका नाम है, जो महमूद मदनी की जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उस संगठन में, उस जमात में एक थिंक टैंक के तौर पर समझे जाते हैं, जैसे कि वो स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। तो वो कोई आम छोटा जूनियर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने इत्तेफाक से ये बयान दे दिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा सोचा समझा बयान है, यानी मेरा अपना मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं ना सोचा समझा। अब उनका ये था कि भाई एक परसेप्शन लेकर गए थे वो, कि उनके बयानात सुन रहे हैं। अब जाहिर बात है, आपको बुलाया, उन्होंने टाइम दिया, तो कोई भी जो है बदतमीजी से तो पेश नहीं आएगा। मैं आपसे कई बातों में इख्तिलाफ रखूंगा, आप मुझसे कई बातों में इख्तिलाफ रखेंगे। तो उसने अपने आप, पहली मरतबा एक डेलीगेशन आया है, फिर वो ऐसी तंजीम है कि उसने आड़ो वक्तों में जो है तो इंतहाई नाजुक लम्हात में इनकी मदद की कश्मीर के मामले में। तो उनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? नहीं, वो इंतहाई नाजुक मामला जो आपने बताया, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। अयोध्या का जब फैसला आया, उससे हार्डली 10 दिन या 15 दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर का वाकया था कि मौलाना अरशद मदनी साहब आधी रात को मिलकर के आए थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से, और उसके बारे में और खुद गए थे। ये नहीं हुआ था कि क़ियादत किसी थर्ड जगह पे मिले, उनके यहाँ जाकर के मिले थे, और उसके बाद ये फैसला आया। और आज तक उस मीटिंग की डिटेल पब्लिक नहीं की। तो वो इंतहाई नाजुक मौके पर उनके काम आने वाले लोग तो हैं, ये बात तो सामने आ गई। लेकिन आम मुसलमान जिनके बिहाफ पर ये जाते हैं, जो मिलते हैं, उन्हें क्या मिलेगा इन मुलाकातों से? इनसे वही तो कहना चाह रहा हूं मैं। आप जैसा इन्होंने कर्नाटक में ओबीसी जो रिजर्वेशन था मुसलमानों को, बाज़ाब्ता एक कमीशन बिठाकर वहां पर
वो सर्वे किया गया था, एक जो प्रोसीजर होता है किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है तो ओबीसी को दिया गया था, वो खत्म कर दिया गया। तो ये उन्होंने वहां पर इशू रेज किया। तो वजीर दाखिला साहब ने कहा कि हम मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देते हैं, इसलिए खत्म कर दिया गया। तो ये लोग कोई ये नहीं बता सके कि ये मजहब के नाम पे थोड़ी दिया गया था मुसलमानों को। रिजर्वेशन जो दिया गया था वहां पर जो है एक अलग कैटेगरी बनाकर ओबीसी बाकायदा सर्वे करके जो एक प्रोसीजर बनाया गया, एक सेट प्रोसीजर है, हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस को क्राइटेरिया बनाकर उसी बुनियाद पर दिया जाता है, उसी बुनियाद पर दिया गया था। तो ये तो बता नहीं पाए वहां पर जाकर, हम उसी से आ गए। उसी तरह से वो उसका मामला है, कश्मीर का मामला रेस करने लगे। कश्मीर का मामला रेस करने तो भाई दूसरी भी रियासतों को जो है वो खुसूसी मुराद मिली हुई है, खुसूसी दफात लगी हुई, 371 है, ए बी सी। वो हिमाचल प्रदेश में उसकी जो है उसको मिली हुई है। नागालैंड के 2 झंडे हैं, नागालैंड जो है नागालैंड स्टेट के 2 झंडे वहां पे रखे हुए हैं। तो हर एक स्टेट को मिली हुई, आप उस बुनियाद पे कहते हैं सिर्फ मुसलमान थोड़ी रह रहे कश्मीर में, सभी रह रहे हैं ना भाई। ये अलग बात है कि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो आप जो है फिर दूसरी भी जगह का हटाना चाहिए था। और जो 370 भी जो लगी हुई थी वहां पर, जो भी पहाड़ी रियासत होती है, पहाड़ी रियासत के मसला ये होता है कि जमीन तंग होती है, उस वजह से दी जाती है। और ये जो है ये सिलसिला महाराजा के जमाने से चले आ रहा है ना। तो ये तो आपके पॉलिटिकल एजेंडे पे शामिल था, जो रूलिंग पार्टी है उसके पॉलिटिकल एजेंडे पे शामिल था। अब इनके पास तो कोई वैसा इश्यू होता ही नहीं है कि जो मुसलमानों से टच करने वाला इश्यू होता है वही उनके एजेंडे पर होता है। मसला तो उनके साथ परेशानी ये है ना, उनके पास कोई ऐसा डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं होता है। जैसा कि मैं भी वो देव नंदन साहब है, वो आरएसएस में थे, वो निकले, ये कभी मुसलमानों की तालीम के लिए इदारों की बात नहीं करेंगे, ये कभी मुसलमानों की रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे। मस्जिद मंदिर वाले इश्यूज में एक तरह से वो भी उलझा के रखते हैं, ये भी उलझा के रखते हैं। यानी दोनों तरफ से ही वही चाहते हैं कि बस आप उसी पे फोकस रहो, अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी, उनकी तरक्की, उनकी तालीम के बारे में कुछ ना सोच सको। तो ये तो उन्हीं के एजेंडे पर काम हो गया। तो यही सिचुएशन अम्बलन जो सूरत हाल है ना, आप देख रहे हैं। तो अब आप देखिए इतना बड़ा वाकया हुआ मलियाना का 23 मई 1987 को, जो मेरठ के करीब का आबाई वतन है, उसके करीब जो गांव था, वहां के लोगों को कोई लेना देना नहीं था। आप पूरे तरह से उसको सीज कर दिया गया, फिर जाके जो है वहां पे कत्लेआम किया गया, 72 लोगों को मार दिया गया है ना। अब वो जो मुकदमा चल रहा था जिसमें पीएससी के लोग भी इन्वॉल्व थे, मुलविस थे, मुकामी लोग भी थे। जो कमांडेंट था उसका नाम मेरे ख्याल से तिवारी है, क्या नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, त्रिपाठी है, एसडी त्रिपाठी है, वो है। तो उसको सस्पेंड किया, लेकिन बाद में उसको तरक्की देते गए हैं। अब वो अदालत ने जो है, अदालत में जो गवाहान थे, यानी सर्वाइवर थे, वो अपनी पीठ उठाकर दिखा रहा है कि ये देखिए मेरे गोलियों के निशानात है, ये मुझे यहाँ पे चोट लगी हुई है। एक शख्स जो है जिसके खानदान के 11 लोग शहीद किए गए हैं, जहाँ वहां किए गए, एक ही खानदान के पूरे के पूरे, वो उसकी गवाही सुनी नहीं जा रही है और फैसला आ जाता है। तो अब जो मुसलमानों के नाम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चलिए छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल दीगर जो सेकुलर जमाती, उन्होंने किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जैसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। अब पॉलिटिकल जो मुस्लिम जमातें थी वो कम से कम सर्वाइवर्स को दिल्ली में लेकर आती, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती कि देखो इतनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है, ये मुल्क के दस्तूर के साथ, निजाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के इतना नजदीक है, इसको बाकायदा मीडिया में जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई आवाज नहीं। मुझे देखिए 1987 में मैं पत्रकार के तौर पर 4 साल हुए थे, मैंने 83 में मैंने काम शुरू किया था, तो मैं खुद वहां कवरेज के लिए गया। मैंने मलियाना और हाशिमपुरा दोनों बहुत डिटेल से देखा है। और इस मलियाना में बाकायदा मैंने एक कमरा देखा जहां माँ बाप और बच्चे वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे को लिपट करके, जैसे माँ बाप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हालत में उनको जिंदा जला दिया गया। तो जहां इस हद तक, और मुझे याद है कुलदीप नैयर जब गए थे, बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे, उनकी एक लाइन मुझे अब तक याद है। उन्होंने लिखा था कि मैं जब वहां गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है, यहाँ पर इतना कत्लो गारतगरी मुसलमानों के खिलाफ हुई। और अब अदालत ने उनको सबको
बेगुनाह करके छोड़ दिया। ये बहुत ही कमाल की बात है और ये इसी हुकूमत में शायद हो सकता है जी। अब ऐसी हालत में ये मुसलमानों से, खास तौर पर उन मुसलमानों से जिनमें नजीब जंग, शाहिद सिद्दीकी और कई नाम जो हैं वो, और अब ये जमीयत उलमा भी आ गई है, और मुझे लगता है अगर मौका मिला तो और भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जाएंगी, और इस डेलीगेशन में मुल्क भर की कई ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे भी थे। तो क्या इन लोगों के जरिए बीजेपी क्या कुछ कराना चाहती है? क्या मतलब, क्या मुसलमान सारी ना इंसाफियां कबूल करके सिर्फ इस बात में महव हो जाए कि अमित शाह वॉज ए डिफरेंट पर्सन? मतलब क्या ये क्या है? नहीं, वो तो एक उनका एक परसेप्शन था, या कहिए कि, मगर आप देखिए ना कि भाई आप वजीर दाखिला के पास गए, वजीर दाखिला साहब ने बयान दिया था कि मैं उल्टा लटका दूंगा, फला कर दूंगा। हालांकि एक वजीर दाखिला को ये बयान देना, ये जबान अच्छी नहीं है, जेब नहीं देता। एक बड़े मनसब पर फायद हैं, मुल्क के बड़े मनसब फायद, वो कम से कम ये लोग तो कह सकते थे ना कि ये देखिए आप जो रॉयटर्स से उनको छोड़ दिया गया है, इनके बारे में क्या करेंगे आप? अपने तौर से वो इंटरव्यू करेंगे, इनको जो है तो मुकदमे को आगे बढ़ाए, पूछते ना आप कम से कम। आप पूरी इस्तेकामत से बात करते, आपने इस्तेकामत से बात की क्या वहाँ पे? जी। अच्छा तो आप कह रहे कि डिफरेंट मैन है, इज ए डिफरेंट मैन, बड़ा इंसानियत पसंद और क्या भाई। और उन्होंने अगर कहीं ना कहीं वहां से होम मिनिस्ट्री से एक प्रेस नोट आता कि ऐसे एक वफद ने मुलाकात की, इनको अपना प्रेस नोट तैयार करना पड़ा। एक और की बात है ना, होना चाहिए था कि खुद होम मिनिस्ट्री से बयान आता। अच्छा, मैं अब जो एक बात और समझना चाहता हूँ, देखिए ये तो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जो हुकूमत में है, वो अपने तरीके से मुल्क को चला रही है, और वो अपने तरीके से अपने कुछ एजेंटों से काम ले रही है। मुसलमानों में भी दूसरे, सिखों में भी दूसरे, कम्युनिटीज में, ये सरकारों के काम होते हैं, आमतौर पर ये होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस किस्म की किसी एक्सरसाइज से मुसलमान सारे जो उन पर जुल्म किए जा रहे हैं मुसलसल, उनको भूल करके बीजेपी को वोट दे देंगे, या ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बीजेपी की इमेज वापस ठीक करने की कोशिश एक हो सकती है, इस इरादे से कि भाई वोट तो हमें नहीं मिलेंगे, कम से कम हम सऊदी अरब जाएंगे या ईरान जाएंगे या मिस्र जाएंगे या तुर्की जाएंगे तो लोग हमें हिकारत से नहीं देखेंगे? क्या हासिल क्या करना चाहते? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात की तरफ आपने निशानदही की। ये बेसिकली पीआर एक्सरसाइज ही है, अपनी इमेज बिल्डिंग है, रिफर्बिश करना है। कमरे में जो है ये दीवारें खराब हो जाती है तो उस पर पुताई की जाती है, सारे धब्बे छुपाए जाते हैं, सारे धब्बे छुपाए जाते, तो ये वही उसी का है। तो इन लोगों को सबसे बुनियादी बात तो ये थी कि जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। बुनियादी बात तो ये थी कि मिलना ही नहीं चाहिए था। फिर आप मिल्लत की तर्जुमानी पर गए, आपको मिल्लत ने तो कोई हक दिया नहीं है, आप किसके बुनियाद पर जा रहे हैं भाई? आपने दूसरे तंजीम मुसलमानों को दूसरी तंजीम को एतमाद में लिया कि हम मिलने जा रहे हैं, और उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा, कोई सही वादा कोई किया हो, उसके बाद आप ये बयान देते कि भाई ही वॉज ए डिफरेंट पर्सन। कोई ये वादा करते कि आप जो जुल्म हो रहा है हम उसे रोकेंगे, या हमारे यहाँ जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, गोली मारो सालों की कहने वाला आदमी, उसको हम हटा देंगे, या कोई एक भी वादा चाहिए था ना। आपने कहा ना कि भाई आपके उजरा ऐसे बयानात देते हैं, है ना, आपकी कुलीग ऐसे बयानात देते हैं, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, मेंबर पार्लियामेंट ऐसे बयानात देते हैं, फिर आपने जो है आप कह रहे हैं रॉयटर्स को हम वो कर देंगे, सख्त से सजा उल्टा लटका देंगे। तो फरवरी 2020 में जो फसाद कराया गया मनसूबन तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए, दिल्ली इलेक्शन का जीतने के लिए, तो उसके जो असल जो मुजरिम है वो तो आजाद घूम रहे हैं, है ना, और खुलेआम धमकियां दे रहे, फिर भी धमकियां दे रहे हैं। और आप जो है वो जो बेचारे मासूम जिनका कोई लेना देना नहीं, जो मजलूम है, मजलूम है वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये तो उठाना चाहिए था ना। आप जब जा रहे हो दिल्ली का जो है आप डेलीगेशन लेकर गए, तो ये क्या हो रहा है? ये इंसाफ करिए आप। दुनिया में कोई भी कौम, ये तारीख है, अब तारीख क्या होती है? आईना दिखाती है, वो सबक देती है कि भाई, तो जो कौम इंसाफ नहीं करती, जुल्म ज्यादती से काम लेती है, तो वो
हाँ, उसका जो है तो बहुत ज्यादा देर तक वो नहीं रहते, चलता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सामने मिसाल है, आप वो हिटलर की मिसाल ले लीजिए, इटली की मिसाल ले लीजिए, नाजी जर्मनी की मिसाल ले लीजिए, बिल्कुल 20 है आप मिसाल दुनिया से उठा के ले सकते हैं। तो ये ज्यादा देर नहीं चलता है। बस यही है कि हमको जो है, जो मुसलमान कम्युनिटी है या दूसरी भी कम्युनिटी से सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। हाँ, मैं वही समझ रहा, मैं अब आपसे रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आखिर में मैं आपसे मशवरे के तौर पर ये जानना चाहूंगा कि आम तौर पर मुसलमानों को इस तमाम जुल्म के बावजूद इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में वो कोई क्लैरिटी उनके जहन में हो कि आखिर ये हमारे हमदर्द हैं या दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं। एक तो इसके बारे में बताइए। और आम तौर पर आम मुसलमान ने, खासतौर पर नौजवानों ने भी इतना बेहतरीन एक तरह से दिखाया है अपना सब्र का मामला पिछले कई सालों में। जितने सब्र से काम मुसलमान ले रहा है और जितनी समझदारी से ले रहा है, वो किस तरह से ये जारी रखा जाए, क्या कुछ है, पेशेंस से रहने में ही भलाई है, क्या कुछ है? आप कुछ मशवरे के तौर पर अगर नौजवानों को कुछ कहें, बताएं तो क्या कैसे? यही है कि देखिए, कल मैं किसी वो एक वेबसाइट पर जो है सोशल मीडिया पर ही यूट्यूबर है कलकत्ता हुगली का एक नौजवान जो कहने लगा, तो उसको कहने लगा वो कि क्या आप हम देख रहे हो, हमारे हाथ में पत्थर है, तलवार है, क्या है? आप तो वीडियो में देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। मुसलमान नौजवान, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ये तो बाहर के लोगों ने कराया। वो हुगली में जो हुआ, बाहर से लोग आए हुए थे। आप तो खुद देख रहे हैं ना, वीडियो में देख लीजिए, तलवारें देख लीजिए, ये देख लीजिए। क्या आपको ये लगता है कि मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, पत्थर लेके मस्जिद में आके बैठा हुआ है? पता आपको पता अरे साहब, मैं 3-4 जगहों का नाम लिया। मैं एक वीडियो की हेडिंग देख रहा था कल परसों, जहां नमाज वहीं बवाल। मतलब इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का सिलसिला, यानी नमाज जहां हो रही है वहीं हंगामे और दंगे हो रहे हैं, यानी मुसलमान नमाज पढ़ना छोड़ दे। तो ऐसी हालत में क्या, किस तरह से रहेगा? तो एक तो बात यह है, मैं कल इसका इंटरव्यू देख रहा था, नसीरुद्दीन शाह का जो एक्टर है, उसने कहा कि बार्किंग डॉग नेवर बाइट। तो ये जो बार्किंग हो रही है, भौंक रहे हैं इधर से उधर, मुसलमानों को गालियां दे रहे, इसको गालियां दे रहे, उसको गालियां दे रहे, रोज आना देते रहते हैं, इनको मारो काटो ये करो, है ना? तो हाथी का जो रवैया होता, हाथी जो है कुत्ता भौंकता है ना, वो करते रहता है, मगर हाथी अपना शाहाना अंदाज से चला जाता है, जरा भी देखता नहीं उसको। तो हम लोगों को उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं। और अभी एक मैगजीन के एडिटर है, वो ये कह रहे थे, बहुत पति की बात कही उन्होंने। देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमानों को दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो पसमानदा तबकात है, एससी और एसटी के लिए, कि देखो इतनी बड़ी कौम को हम ये कर सकते हैं, तो तुम किस खेत की मौली? बिल्कुल उनको निशाना है। असल वो है कि तुम दबके रहना है, कहीं पे इशारा, कहीं पे निशाना वाला, ये मामला है। तो हमारा रवैया जो है ना, वो हाथी वाला होना चाहिए। वो पूरा शाहाना अंदाज से जो चलता है, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे लोग जो है तो उसने फला जो है साहब ने बयान दे दिया, उसको बड़े उससे लगाएंगे, नशर करेंगे उसको, आप तर्जुमान बन जाते। अरे भोग रहा है, भोगने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी है। जो सेन जो लोग होते हैं ना, तो वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, सब्र के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी ध्यान रखें, लिमिटेशंस का भी ध्यान रखें, और इस वक्त को गुजार दें, उसी में अच्छा है। चूंकि जैसे ही रिएक्शन कहीं से होगा तो उसकी तैयारी इन्होंने पूरी की हुई है, उससे बचते बचाते वक्त गुजारना है। इलेक्शन नजदीक है, उस वक्त अपना फैसला खुद सुनाइए, और देखते हैं आगे। इस मुल्क की बड़ी आबादी हिंदुओं में भी, गैर मुस्लिमों में भी वो अच्छे लोग हैं, और हमें लगता है कि सभी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें मौका मिलेगा हुकूमत के लिए वोट डालने का, किसको वोट हो किसको ना हो। हम किसी भी पार्टी के हक में या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी जो ऑब्जर्वेशन ये 8-9 साल में, 10 साल में जो आपने देखी है, क्या देश ऐसे ही चलेगा? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकेगा? क्या नफरत की बुनियाद पर कोई मुल्क तरक्की आज तक की है?
क्या इतनी ही तबाही काफी नहीं है कि हमारे मुल्क के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत ही जीडीपी नीचे चला जा रहा है, और महंगाई है सब। आम आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है उसके पास एक वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। और ये बड़ी अजीब बात है कि आरएसएस बीजेपी ये चाहती है कि आपके पेट में रोटी ना हो, भूखे हों, लेकिन आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करते रहें और उसी के नशे में रहें। और उस नशे का आखिर ये हुआ है, मैं अक्सर याद दिलाता हूं, जिस नशे के आखिर में लोगों को पेशाब पीने के लिए तैयार कर लिया जाए, गोबर खाने के लिए तैयार कर लिया जाए, उससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, इससे बहरहाल बचते बचाते निकलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी मसूद साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।